नमस्कार बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, बारिश के आनंद उठा रहे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने चैप्टर की, कौन सा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो यार, लेक्चर थोड़ा कुछ दिन बाद आ रहा है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि मेरे हाथ में सर दर्द हो रहा है, इस वजह से हाथ उठाने में दिक्कत होती थी, थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होती थी। एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा जो रोटेटर कफ होता है ना, थोड़ा सा इसमें पेन था। एक्सरसाइज के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो फिर वापस से ठीक उसी वजह से हुआ। एक्सरसाइज से ही कर रहा है, तो एक्सरसाइज से ही। एक्सरसाइज जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। हम लोग बात किए थे, और टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बात किए थे अपने ANS आंसर की, यानी कि आंसर के दो पार्ट हुए थे, एक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ रही होंगी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोज में काम करते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको तुम लोग को जानना बेहद जरूरी है। जान ही जाओ। यार लोग कितने परेशान हैं, अपने घरों में बोलो, अपने दुनिया में बोलो, कितने परेशान हो यार, चैन से वीडियो नहीं बना सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तब कहीं मिक्सी शुरू हो जाइए, कहीं हथौड़ा बजने लग रहा है, कहीं कुछ होने लग रहा है। मगर आप लोग को चारों तरफ से कुछ ना कुछ आवाज़ आती सुनाई देगी, ठीक है। तो यार मैं वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ मैं जान रहा हूँ। बैकग्राउंड की आवाज़ों पर फोकस बिल्कुल मत करना। अब ये नहीं कि मैंने बैकग्राउंड बोल दिया तो तुम बस वहीं अपना कान लगा कर सुनते रहना, अब क्या बचा, अब कौन बोला, अब क्या हुआ। सब बातें निगलेक्ट करना। सब अपने अपने जीवन के रोजमर्रा के जिंदगी में व्यस्त है, हम लोग कहीं और व्यस्त हैं, ठीक है। कहीं कोई हथौड़ा मारने लग रहा है, कहीं कोई मिक्सी चलाने लग रहा है, कहीं कोई कुछ करने लग रहा है, कहीं कोई झाड़ा ही होने लग रहा है। यार पता है, पिछली बार मैंने एक 45 मिनट की वीडियो बनाई, 45 मिनट की वीडियो बनाई, बगल के घर में झगड़ा होने लगा। अब पूरा मैंने ध्यान दिया नहीं तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में, पता चला पूरा वीडियो में झगड़ा हम लोग आया हुआ है। मैं यार बोला मैं ये वीडियो डालूंगा तो क्या इज्जत का तो फालतू बनेगा ही। तो मुझे 45 मिनट की वीडियो सोचो ऑन रिकॉर्ड हटानी पड़ेगी। मैं अपलोड करने वाला था, फिर मैं सोचा कि मैं देख लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देख रहा हूँ पूरे वीडियो में कुछ न कुछ अफरा तफरी कुछ मची हुई है, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, कोई किसी का बाल नोच रहा है। मतलब समझ लो पति पत्नी के बीच में अर्थ के कैसे झगड़े होते हैं, उस टाइप के झगड़े हो रहे थे। तो यार सब अपने जीवन में व्यस्त हैं, हम लोग अपने जीवन में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं। हम लोगों ने बात कर लिया था, अब जरा ध्यान से सुनो कुछ बातें। हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है, यहाँ जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कैसे काम करता है जरा समझो एक बात। ये 3 स्टेप में काम करता है। पहला है, अगर मान लो कोई स्टिमुलाई आया है तो सबसे पहला उसको डिटेक्ट करेगा, ये इस तरह का है। दूसरा क्या करेगा बताओ, दूसरा क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है दूसरा क्या करना चाहिए? हमारे बॉडी में जो भी सिग्नलिंग आती है वो असल में एक स्टिमुलाई की वजह से। स्टिमुलाई को तुम ऐसा समझ लो कि आउटर इन्वायरमेंट में क्या चेंजेज हुआ, आउटर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी घटना हुई, कुछ ऐसा कुछ जरूर हुआ जिसके वजह से कुछ चेंज हुआ, वो हमारे न्यूरॉन्स ने डिटेक्ट किया। उसके बाद इसको रिसीव किया, उसके बाद ट्रांसमिट किया। तो 3 स्टेप में काम चलता है हमारे शरीर में। ट्रांसमिट की स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो या हो सकता है सही हो, कोई विशेष स्पेलिंग की बात नहीं है। हम लोग यहाँ फोकस करेंगे अपने टॉपिक पे।
स्पेलिंग स्पेलिंग मैं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता हूँ, मैं ये मायने रखता हूँ कि कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। अगर रिसीव में ई छूट गया तो इसमें क्या मतलब, कौन सा ये कौन सा रिसीव की जगह क्या हो जाएगा, फिर सेंडिंग हो जाएगा, नहीं रहेगा फिर भी रिसीव। तो मायने मेरे लिए जो मायने रखते हैं वो कॉन्सेप्ट मायने रखता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। अब नर्वस सिस्टम 3 तरह से काम करता है, पहले डिटेक्ट किया, रिसीव किया, फिर क्या किया, ट्रांसमिट किया, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने बताया था कि कभी भी हम लोग के शरीर में एज के बढ़ने के साथ साथ जो भी हाथों में सेंसेशन होता है, सेंसेशन बोले तो हाथों में झंझनाहट, ठीक है, सुना होगा अपने दादी नानी मम्मी के हाथ शून्य पड़ जा रहा है, हाथों में बिजली पकड़ लगी है, झंझना रहा है हाथ, कुछ न कुछ फलाना ढिमकाना, कुछ न कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। तो वो सारी सब चीज़ें किससे होती हैं, न्यूरॉन्स के ही वजह से होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें न्यूरॉन्स के ही वजह से होती हैं। और कोई इसमें देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई। तुम लोगों ने एक बीमारी सुना होगा, और मैं तुम लोगों को ये भी बताया था कि भाई स्पाइनल कॉर्ड को बैक बोन में समझना, ये बिग बॉस नहीं है, ये बैक बोन है, ठीक है, बिग बॉस में समझना, ये बैक बोन है, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट में समझ लेना। तो स्पाइनल कॉर्ड को तुम बैक बोन कहना बंद करो, ठीक है। बैक बोन एक्चुअली क्या होता है कि बैक बोन हड्डियों का एक सीरीज होता है बोन्स का, जिससे क्या होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड गुजरा रहता है, ठीक है। इससे होकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड आया रहता है, हमारे शरीर में फैला रहता है। कुछ एकाध टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो उसको इरेज करते हैं, सभी अपने अपने जीवन में याद होंगे। अच्छा, देखो मुझे याद आया कि एक बच्चे का सवाल आया था, कौन आया था, उसने पूछा मुझसे कि सर आपने जो बताया पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो आपने बताया, ये होता कहाँ है? सीएनएस तो तुमने समझ लिया, सीएनएस कहाँ होता है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को मिला करके बोल रहे हैं सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहाँ होता है? तो बच्चा लोग मैं बता दूं, ब्रेन के आउटर साइड में आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सर्च करोगे अगर नेट पे भी कि लोकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो आपको मिलेगा कि आउटसाइड द ब्रेन के बाहर जो भी न्यूरल सिस्टम हो रहा है, जो ब्रेन के बाहर हो रहा है, उसी को बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ब्रेन के अंदर नहीं हो रहा, वो ब्रेन से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब जरा हम लोग ध्यान दें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना, अगर इसके तुम बोलते हैं ना कि अभिमन्यु कहाँ पर फंसे गए थे, चक्रव्यूह में। अगर इसके शब्दों के चक्रव्यूह में तुम फंसे तो फंसे रह जाओ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम इसके शब्दों के चक्रव्यूह में फंसो मत, बाहर निकल जाओ। मैं तुम लोग को साइनेप्स या साइनेप्टिक न्यूरॉन करके एक बात बताई थी, जहाँ पे एक्सॉन का ऐड होता है वहाँ पे साइनेप्टिक न्यूरॉन का होता है, और साइनेप्टिक न्यूरॉन कैसे डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं मैंने वो बताया। अब सुनो, हमारे जो शरीर में डेंड्राइट होते हैं, ठीक, हमारे शरीर में जो सेल बॉडी होता है, हमारे शरीर में जो एक्सॉन, हमने अभी लिखवाया था ना स्टिमुलाई के को तीन स्टेप में तोड़े हैं। पहला डिटेक्शन का काम, दूसरा रिसीव करने का काम, और तीसरा ट्रांसमिट करने का काम।
हाँ लो, यही इनका फंक्शन है, याद कर। तुम्हें किताब में बहुत देखने को मिल जाएगा, डिटेक्ट्स द सिग्नल ऑफ फ्रॉम द न्यूरॉन, और फलाना ढिमकाना सेल बॉडी रिसीव द एक्सॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स, यही है यार, ये जो है ये। अब इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, बताओ? 3 लाइन में उसी चीज को लिखा हूँ, वही मैंने 2 शब्द में लिखा दिया। बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है? और बायोलॉजी की दुनिया में होगी, कुछ नहीं हो सकता। ये चीजें तुम नोट कर लो, ठीक है? और मेरे जो नोट्स ना बना लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ देना, बना लेना। अब जरा सुनो ध्यान से, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में तुम लोगों ने नाम सुना होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, सुना है? मैं बता, मान लो ये कोई एक्सॉन है, इससे कोई ये हमारा क्या बोलते हैं, साइनेप्स नॉब, साइनेप्टिक नॉब है। ये तुम्हारा एक्सॉन का एंड हो रहा है, तुम्हारा एक्सॉन का एंड हो रहा है। ये मतलब सर आगे का न्यूरॉन कहाँ है, वो मैंने नहीं बनाया, ठीक? अब इस जो साइनेप्टिक नोब होता है ना, यहाँ से यहाँ पे इसी साइनेप्टिक नोब से तुम्हारे दूसरे डेंड्राइट्स जुड़े रहते हैं। तुम्हारे शरीर के बाकी न्यूरॉन्स भी, डेंड्राइट्स भी जुड़े रहते हैं। ऐसा मैं करता हूँ कि एक आध और बना देता हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसा लगेगा कि एक ही न्यूरॉन जुड़ा रहता है। तुम लोग खतरनाक आदमी, तुम लोग कुछ भी मानते हो, तुम लोग चक्कर में लो। एक और बना देता हूँ, क्या तो बहुत डेंजरस आदमी। ये तुम्हारे का एग्जाम है, फिर इसका साइनेप्टिक नोब होगा, इसका साइनेप्टिक नोब होगा, इसका साइनेप्टिक नोब होगा, ठीक है? ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये वाला जो लेयर देख रहे हो ना, यहाँ पे जो लेयर देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट पूरा जाके अटैच हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट जाके अटैच नहीं होते हैं। यहाँ बीच एक थोड़ा सा गैप दिखता है, एक छोटा सा बहुत ही माइक्रो लेवल पे गैप है। ये मत समझना कि 2 किलोमीटर का गैप ही है, नहीं, माइक्रोस्कोपिक गैप होती है। इतनी पतली गैप होती है कि तुम उसको देख नहीं पाओगे बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से। इसी गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक गैप बोलते हैं, साइनेप्टिक गैप बोलते हैं या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है? ये चीज समझ में आया क्या? समझ में आया क्या क्या होता है साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है? ये चीजें समझ लो पूरा। ये थोड़ा सा गैप रहता है, पूरा अटैच नहीं होती, थोड़ी सी गैप होती है, माइक्रोस्कोपिक गैप होती है। और यहीं से तुम्हारे ऐसे में यहीं से तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन होता है, यहीं से तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन होता है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर 7 टाइप के होते हैं, जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो आगे की बात है। बस इतना जानो कि वो कुछ एमाइंस के ग्रुप होते हैं, वो कुछ एमाइंस के पेप्टाइड्स के ग्रुप होते हैं, बस इतना जानो। ना जान रहे हो, बहुत ध्यान इस लेवल पे। ये यहाँ तक कोई बताता नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्यों होते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारे आगे की शरीर में, आगे की न्यूरॉन्स में सिग्नल को भेजने का काम करना है, ठीक है? तो एक ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। दूसरा, हम चैप्टर में आगे बढ़ें उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिफाइन कर लें ताकि आगे दिक्कत न हो जब मैं उनका फ्लुएंटली यूज करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह चीज़ें पहले ही थोड़ी क्लियर हो जाए ताकि बाद में फिर ये मत कहो सर ये क्या है, नहीं समझ आया। 2 तरह के न्यूरॉन्स तुमको तुम्हारे बुक में देखने को मिलेगा, एक मिला होगा सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा मिला होगा मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन। ठीक, तीसरा टर्मिनोलॉजी जो मैं तुम लोग से डिस्कस करूंगा, इम्पल्स क्या होता है। क्योंकि सुना होगा impulses are drawn from the neurons and gone to sensory organs or organ of the body or other parts of the body or the tissue of the body or the phenomenon something else। सुना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे उसकी। न्यूरॉन्स तुमको दो टाइप के देखने को मिले होंगे, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। ये ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल या स्टिमुलाई के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। न्यूरॉन्स को और भी बेसिस पे डिफाइन किया गया है, मतलब और भी बेसिस पे कई टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, तो इसके बेसिस पे भी डिफाइन किया गया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं तुम्हारे ग्रुप में सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मान लो ये तुम ठीक है, हंसता हुआ ये चेहरा, बस नजर का धोखा है, तुमको क्या बताएं, आंसुओं को कैसे रोका है। आगे अरे यार पैर इधर बना दिया, इधर कहाँ जा रहे हो, अरे भाई चलो इधर, फिर भी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे शरीर में क्या है। चलो ठीक, खड़े हो, तुमको इधर ही जाना है। इस सड़क पे तुम चल रहे हो, यहाँ पे कहीं मान लो कि कांच गिरा हुआ है, कांच गिरा हुआ है, ठीक है, शरीर का कांच, शरीर का बना, किसी ने कुछ पिया होगा, फेंक दिया होगा, समझ गए हो क्या पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, और क्या पिएगा, ठीक है। फालतू मत सोचा करो तुम लोग, जहाँ दिमाग लगाने को वहाँ लगाते नहीं, फालतू का जगह लगाते। कोल्ड ड्रिंक पिया है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक पिया है, ये बंदा इधर जा रहा है, तुम ही लोग, तुम ही जा रहे हो, देखिए कांच गिरा है। अब तुम्हारे शरीर ने आंखों ने देखा। अच्छा सुनो, जो भी सिग्नल होता है ना, हमारे जितने सेंस ऑर्गन है, हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, पहला तो हमें मालूम होगा आई, ईयर, तीसरा नोज, चौथा टंग, और पांचवा स्किन। ठीक है, तुम्हारे बुक में इनके अलग अलग तरह के नाम दिए हैं, एक बार उन लोग को पढ़ लेना। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं दे दिया गया है, ठीक है। यही रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हीं को रिसेप्टर्स बोलते हैं। तुम लोग के चैप्टर के पास इन्हीं को क्या बोला जा रहा है, रिसेप्टर्स बोला जा रहा है। यही सिग्नल को रिसेप्ट करना है, स्टिमुलाई क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यानी कि डिटेक्ट करने का काम करना है, ठीक है। अब देखो, आंखों ने देखा कि आगे कांच है, तो जैसे ही ये रिसेप्टर ने देखा, इसने एक सिग्नल भेजा न्यूरॉन्स के ही थ्रू तुम्हारे शरीर, तुम्हारे ब्रेन में। अब जिस न्यूरॉन से तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है ना, जिस न्यूरॉन से तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है ना, वही क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है। और अगर मैंने तुम लोग को ये बात बताया है, अफेक्टर फाइबर क्या होता है, इफेक्टर फाइबर क्या होता है, ये तो तुम लोग को अपने आप पता चल गया होगा कि इसमें अफेक्टर फाइबर है कौन, मालूम चल गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इफेक्टर ऑर्गन कौन है, इसमें मालूम चल ही गया होगा इसमें। तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस केस में अफेक्टर ऑर्गन कौन है और इफेक्टर ऑर्गन कौन है, ठीक है। क्योंकि मैंने तुमको अफेक्टर फाइबर और इफेक्टर फाइबर की बातें बता चुका हूँ, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दे दोगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने ब्रेन को सिग्नल भेजा कि आगे कांच है, जाओगे तो चुभ जाएगा, तुम नंगे पैर हो, बिना चप्पल के चल रहे हो, मस्ती में बच्चे हो। अब तुम्हारे ब्रेन ने अब तुम्हारे ब्रेन में, ये तुम्हारा आँख था, आई था, आई ने जो सिग्नल भेजा तुम्हारे ब्रेन को, ठीक है, किसके थ्रू भेजा? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब ब्रेन ने तुम्हारे मसल को सिग्नल भेजा कि ऐसा हुआ, इसमें से चढ़ मत जाना, किनारे से चले जाओ, या तो कूद जाओ या तो मत जाओ, ठीक है। तो तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारे मसल को जो सिग्नल भेजा, तो वो किस न्यूरॉन के थ्रू भेजा? वो तुमको उसने सिग्नल भेजा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मैं देखूं समझ में तो आ रहा है, दिख तो रहा है, चलो दिख रहा है, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन लिखा है, कुछ और मत नहीं समझ लेना, हमारे घर का मोटर नहीं है, ठीक है, घर का मोटर नहीं है, पानी वाला है। तो आंखों ने देखा और सिग्नल भेजा ब्रेन को कि आगे कहाँ है, कांच का टुकड़ा है। तो तुम्हारे ब्रेन ने सिग्नल भेजा तुम्हारे मसल्स को, ये ऐसा होगा, चढ़ मत जाना। तो आंखों ने, रिसेप्टर ने जिससे सिग्नल भेजा उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और तुम्हारे ब्रेन ने मसल को जिस न्यूरॉन से सिग्नल भेजा उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इतना क्लियर हुआ? बोलो जरा, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कमेंट बॉक्स में बता देना अपरेंट ऑर्गन कौन था इसमें और इफरेंट ऑर्गन कौन था, ठीक है। एक नंबर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में कि बताइए, तुम पूरा एक कहानी दे दिया जाएगा, आप बताइए कि इसमें अफेक्टर ऑर्गन कौन है और इफेक्टर ऑर्गन कौन है। धंस जाओगे वही सवाल में, एक नंबर के सवाल में ना तुम खत्म हो जाओगे। वही एक नंबर के सवाल से कई सारे नंबर के सवाल बनते हैं। तो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ना उसे हल्के में मत लेना, ठीक है। जिस चीज़ पे मैं जोर दे देता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आजकल पेपर का जो पैटर्न है ना बिल्कुल पलट सा गया। पेपर का जो पैटर्न है ना बिल्कुल पलट से गया। देखो यार मेरे मुंह में थोड़ा चोट लग गया है, मतलब वो घिसुम घिसुम वाला चोट नहीं है, वैसे दांत लग गया था, किसी ने कुछ याद किया होगा मुझे, किस इच्छा से, किस नज़रिए से मुझे याद किया ये तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ कट गया है थोड़ा सा जी, मेरे ही दांत से कटा है, किसी और ने नहीं काटा है, मेरे ही दांत से कटा है, होठ के पास थोड़ा। तो बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग के लिए यहाँ खड़ा हूँ तो बोल रहा हूँ। जीवन में ना बहुत तकलीफ है यार मेरे भी, लेकिन क्या करें, है कोई संभालने वाली तकलीफों तो मैं टेंशन, ठीक है। और जरा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का अंतर समझ में आ गया होगा। दिख रहा है कि नहीं, क्लियर, ठीक है, इट्स ओके, दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होता है? ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है, या इसी को बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल बोल देते हैं इसी को, इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलते हैं इसे। नाम एक्चुअली ध्यान नहीं है ना, सब यही होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग बोलते हैं कि हमारे दिमाग में बिजली दौड़ती है। बिजली, अबे बिजली नहीं दौड़ती है, सुनो एक्चुअली क्या है ना, हमारे जो दिमाग होता है उसमें बिजली जनरेट होती है। बिजली का मतलब आयंस जनरेट होते हैं। जैसे आयंस तुमने पढ़ा होगा NaCl के बारे में, NaCl के बारे में। NaCl जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है, Na+ और Cl-, ये दो आयंस बने। आयंस बने कि नहीं बने? बने। ऐसे ही बहुत कम, बहुत ही कम, इतना कम कि तुम सोच नहीं सकते हो कितना कम, बहुत कम एम्पियर का हमारे शरीर में जनरेट होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
बहुत ही कम एम्पीयर की, बहुत ही कम पावर की। यही कम पावर की जो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल है ना, यह हमारे शरीर में जनरेट होती है। हमारे शरीर में, प्लांट्स में तो तुम लोगों ने पढ़ भी लिया होगा स्कूलों में कि कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है। एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में होता है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इम्पल्स के फॉर्म में, और एक होता है हार्मोन्स के फॉर्म में। ठीक है, दो तरह का कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर में होता है। तो हमारे शरीर में दोनों तरीके का होता है, दोनों तरीके का होता है। ठीक है, हमारे शरीर में दोनों तरीके का होता है, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होता है। जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, किस चीज़ पे कहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, कब कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है, ग्रोथ हार्मोन कब सिक्रेट करना है, या जो भी हार्मोन है कब सिक्रेट करना है, तो वो हार्मोन्स प्लांट से सिक्रेट होते हैं। प्लस प्लांट तो हो गए, प्लस जो जितने छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जितने छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट कहा जा सकता है, इनके अंदर भी यही तरह का सिग्नल होता है, क्योंकि इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं जनरेट होता है। हायर, जितने हायर एनिमल्स होते हैं ना, उनमें इन दोनों तरीके के सिग्नलिंग होती है, दोनों तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमारे शरीर में इम्पल्स बोल लो या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल बोल लो, दोनों जनरेट होती है। ठीक, ये क्यों होती है? क्योंकि तुरंत हमें काम करना होता है, कोई चीज़ तुरंत डिटेक्ट करके तुरंत उसके ऊपर परफॉर्म करना रहता है, जिससे इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ हमें दी है ना, कि मैं अपने परमेश्वर की को धन्यवाद देता हूँ कि मनुष्यों को कितना अच्छा चीज़ दी। ठीक है, मैं अपने भगवान को धन्यवाद देता हूँ, राम को, कि कितना अच्छा चीज़ दिया है। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से। ठीक, और हार्मोन्स क्या होते हैं, थोड़े से लो काम करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी समझ में आएगा, बहुत ही कम एम्पीयर में जनरेट होता है यार, बहुत ही कम एम्पीयर में। तुम लोग एक काम कर, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे कि रात में पूरा कमरे में अंधेरा कर देना, रात में पूरे कमरे में अंधेरा कर देना। ठीक है, और तुम्हारे घर में मम्मी या बहनें होंगी, अब ये मत समझ रहा कि मैं कुछ और माने जा रहा हूँ। ठीक है, मम्मी बहनें, कोई ना कोई तो लेडीज होंगी। एक काम करना, उनको बोलना है कि 4-5 दिन बाल मत धोइए, बाल एकदम ड्राई रखें, 4-5 दिन बाल मत धोएं। ठीक है, अब बता देना कारण उसका, 4-5 दिन बाल धोने से मना कर देना, वैसे भी बरसात का मौसम है। ठीक है, बाल नहीं धोएंगी तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है विशेष। और रात में अंधेरे कमरे में ले जा करके, रात में अंधेरे कमरे में ले जा करके, बिल्कुल भी वहाँ लाइट नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी लाइट नहीं चाहिए, बिल्कुल अंधेरा, एकदम चकाचौंध अंधेरा होना चाहिए। ठीक है, कंघी लेना और उनके बालों को झाड़ना, उनके बालों को कॉम्ब करना। तुमको देखने को क्या मिलेगा बिल्कुल अंधेरे में, कि जब तुम उनके बालों को तेजी से मारोगे ना, तो उसमें से तुमको चिंगारी से दिखेगा। मैंने किया है अपनी मम्मी के बालों का एक्सपेरिमेंट, तो मुझे पता है इस बात का, मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का, कि क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी टाइट है तो बिजली थोड़ा ज़्यादा निकल, समझ ही सकते हो, मेरी मम्मी थोड़े ज़्यादा टाइट हैं, तो मतलब उनके अंदर थोड़ा करंट ज़्यादा दौड़ता है, तो करंट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। हो सकता है तुम्हारी मम्मी थोड़ी कम टाइट हो। अरे टाइट का मतलब कि एंगर की बात कर, वीडियो बंद हो गई, ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट समझो, ब्रेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट समझो। पहला, इसके फंक्शंस याद रखना। हम सीएनएस की बात कर रहे हैं, हम आ गए सीएनएस टॉपिक। सीएनएस के 2 पार्ट हैं, याद होना चाहिए, एक था ब्रेन तुम्हारा और एक तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन। ठीक है, कुछ फैक्ट समझो, फंक्शन समझो। सबसे पहला तो तुम्हारे वॉलेंट्री मसल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री
मसल्स कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, तुम अपने दिमाग में झांक करके ना देखना कि क्या क्या काम होता है। अब ये मत करना कि सर दिमाग नहीं काम करता मेरा, मुझको क्या देखना। मसल्स को कंट्रोल करता है, प्लस इनवॉलेंट्री मसल्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है तुम्हारे इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करता है। यार पता है बीच में क्या हुआ, मैं आधा घंटा पढ़ा दिया और पता चला बाद में कि वीडियो चल ही नहीं रहा है। मेंटेनेंस करने का काम करता है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कई सारे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक, फंक्शन हो गया। कुछ फैक्ट्स जान लो ब्रेन के बारे में, सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं सुनने को, वाह मज़ा आ गया, यही ज्ञान है। तो बोलते आ जाओ, हमारे ब्रेन, हमारे जो बॉडी का जो बॉडी वेट के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं कहीं तुम्हें 1250 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 1300 देखने को मिलेगा, से लेकर के 1350 ग्राम 1400 ग्राम, ये दोनों सेपरेट लाइन है, इसे कर देना ग्राम। हमारे ब्रेन का वेट होता है, ब्रेन वेट। ठीक है, हमारे ये जो है ना 1200 से 1300 ये पाया जाता है गर्ल्स में, और ये पाया जाता है बॉयज़ में। तो लड़कों खुश मत हो जाना, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, ये बॉयज़ में पाया जाता है, ये गर्ल्स में पाया जाता है। आगे देखो, % ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का 2% होता है। पहला फैक्ट हो गया, दूसरा फैक्ट हो गया, तीसरा फैक्ट हो गया कंज्यूम मोर ऑक्सीजन और मोर में मैक्सिमम ऑक्सीजन आप बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करता है? हमारा ब्रेन करता है। क्यों? क्योंकि इसको कई सारे फंक्शंस करते हैं, सेवरल मल्टीपल फंक्शंस करने रहते हैं इसे। इसीलिए तुम्हारे बाकी के ऑर्गन्स कुछ समय के लिए रेस्ट में चले जाते हैं, 5-10 सेकंड के लिए, लेकिन तुम्हारा ब्रेन है हमेशा काम करता है, क्योंकि इसे वॉलंटरी को भी कंट्रोल करना है और इनवॉलंटरी को भी कंट्रोल करना है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी करने का समझ में आ रहा है कि तुम जब चाहो अपना हाथ को उठा लो, जब चाहो अपना पैर उठा लो। अगर तुम्हें धिन ताना करने का मन हो तो तुम धिन ताना कर भी लो। अगर तुम्हें कमली पे डांस करने का मन हो तो तुम वो भी कर लो। और साथ ही साथ तुम जब तुम सो रहे हो या जब तुम रेस्ट पे पड़ो या जब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, कहीं और है, किसी और से निगाहें मिला रहे हो, उस टाइम पे तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास खुद का भी दिल है जिसे धड़काना है। तो ऐसा ना हो कि तुम भूल गए तो दिल धड़के नहीं, ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। तो होता क्या है, तुम्हारा ब्रेन का एक हिस्सा तुम्हारे बाकी इनवॉलंटरी मसल्स को भी क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके रखा, कंट्रोल करके रखा। ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारा ध्यान नहीं है कि अरे यार दिल को भी धड़काना था, पता चला दिल खत्म, तुम खत्म, तो ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ वॉलंटरी को भी कंट्रोल करे, वॉलंटरी को भी कंट्रोल करे। अब जरा ध्यान से सुनो एक बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। फिर देखो यार वीडियो बंद तो नहीं हुआ, आधे घंटे पढ़ा दिया, पता चला वीडियो ही बंद हो गया था। चलो, अगर मान लो ये तुम्हारा खोपड़ा है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कल है, ठीक, और ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा नहीं है, फिर भी चलो। अच्छा,
1250 से 1300 इसमें पाया जाता था। मैंने बताया क्या, ये पाया जाता है गर्ल्स में। और बारह सौ पचास या 1350 ये अगर लिखा है तो ये गर्ल्स में पाया जाएगा। 1350 से लेकर के 1450 सॉरी 1400 ये पाया जाता है बॉयज में। तो लड़कों बहुत खुश मत करना कि तुम्हारे पास ब्रेन बहुत बड़ा है। बड़ा जरूर है, काम नहीं करता है तुम लोग का ब्रेन, या तुम उसका काम नहीं लेते हो, ठीक है। इन लोग का ब्रेन छोटा है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लड़कियां वहाँ भी दिमाग लगा लेती हैं जहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो देखा में लागे छोड़ घाव करेंगे, लड़कियाँ अपना दिमाग वहाँ से दबा करके लेती आती हैं जहाँ पे तुम्हारा दिमाग सोच नहीं सकता है जाने, ठीक है। दिमाग को दौड़ाने की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं करोगे वो घूम के चली जाती, नहीं, वो दिमाग को घुमा करके चली जाती है वहाँ से जहाँ पे तुम सोच नहीं सकते। लड़कों के लड़के थोड़ा मूर्ख होते हैं, थोड़ा कम दिमाग खर्च करते हैं। अब मुझे मत गिन लेना उन लोग की गिनती में, मुझे मत शामिल करना, मैं थोड़ा अलग हूँ उससे परे, ठीक है। अपने टाइम में मैं भी रहा होगा, मेरे भी बगल में कोई बैठा रहा होगा या बैठी रही होगी तो वो मुझसे ज़्यादा दिमाग लगाती होगी, है। पर ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग कम है, बहुत दिमाग है, ठीक है। अगर मेरे को तुम लोग गिने ना तो खबरदार ध्यान रखना, तबाह कर दूँगा, ठीक है, तबाह कर दूँगा। तो मुझे मत गिन लेना उन लोग में, बाकी तुम लोग का झगड़ा तुम लोग जानना। तो स्कल और क्रेनियम दो शब्द ध्यान, स्कल और क्रेनियम दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझो। स्कल और क्रेनियम में अंतर क्या है। मान लो ये मेरा चेहरा दिख रहा होगा पूरा, ये पूरा यहाँ से लेकर के पूरा पीछे तक पूरा ये गोल चारों तरफ ये है स्कल। यानी कि अगर मैं तुम्हारे चेहरे को नोच लूँ, तुम्हारे बाल को छील करके तुम्हारे बाल सर से चमड़ी को मैं नोच लूँ, तो जो तुम्हारा एरिया बचेगा ना पूरा वो तुम्हारा स्कल है, ठीक है। सिर्फ हड्डी दिखोगे तुम। एक बार क्या करना ना, तुम लोग घर में शीशा होगा, शीशे में जाके देखना और सपोज करना कि अगर तुम्हारे चेहरा नहीं रहना तो तुम कैसे दिखोगे, ठीक है। फिर सबकी खूबसूरती पता चलेगी कि कौन कितना खूबसूरत है। तो खूबसूरती पर कभी घमंड मत करना पड़ेगा, लड़के हों या लड़कियाँ, खासकर ज़्यादा फिर मेरा घेराव हो जाएगा ना, फिर मेरे को घेर लिया जाएगा कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप है। नहीं भाई, मैं जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं, मैं बस वही बात करता हूँ जो एक्चुअली में है, ठीक है। बच्चों जरा लड़कों, मैं तुम लोग से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि मतलब हम जेंडर इनइक्वलिटी करते हैं क्या। क्योंकि मेरे पास एक कल फ़ोन या मैसेज आया था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है कि सर आप लड़कों का बहुत साथ देते हैं, लड़कियों की टांग खींचते रहते हैं, आप एक लड़के हैं इसलिए लड़कों को कुछ नहीं बोलते, लड़कियों को बोलते रहते हैं। तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बता देना, रिक्वेस्ट है मेरी तुम लोग से कि क्या मैं लड़कों के ज़्यादा साइड लेता हूँ क्या। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम बता देना यहाँ। तो अब इस भाई साहब को क्या लगा, ये नहीं चल रहा। तो ये जो तुम्हारा है ना, ये खोपड़ा, इसको बोलते हैं स्कल, कभी चल ही नहीं रहा, इसको क्या बोलते हैं स्कल। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 22 हड्डियों से मिलकर बना है, और एक जो क्रेनियम होता है ये बोला जाता है 8 बोन्स से मिलकर बना है। अब क्रेनियम क्या होता है समझो। क्रेनियम ये तो तुम्हारा चारों तरफ स्कल है, ठीक है, ये चारों तरफ स्कल है। लेकिन अगर ये वाला जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें दिख रहा है, उसे क्रेनियम बोलते हैं। ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसका जरा एक स्ट्रक्चर और मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा और तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है इसके इंटरनल पार्ट्स को। ये मान लो क्रेनियम है, ये मान लो क्रेनियम है, ये मान लो तुम्हारा ब्रेन है। अखरोट खाया ना आपको, वैसे दिखता है। यहाँ बीच में ना एक लेयर पाया जाता है, यहाँ बीच में एक लेयर पाया जाता है, इसको बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं मेनिंग। कहीं कहीं साइड बुक्स में दिया मेनिंग्स बोलते हैं।
ये 3 लेयर में बना होता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो पहले वाले जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। अगर याद नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखा जाना। एक होता है, इसको बोलते हैं एरेक्नॉइड, और एक जो होता है इसको बोलते हैं पायामीटर। पिया मत समझना, पिया और पिया वो वाला पिया नहीं, पायामीटर बोलते हैं, ठीक है, मीटर। तो 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। और एक बीमारी सुना है, दिमाग में पानी भर जाना। कभी कभी लोग फ्लोट में बोल देते हैं तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया क्या। वैसे ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है कि इस वाले लेयर में ना पानी भर जाते हैं या एक फ्लूइड भर जाता है, इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। खतरनाक बीमारी, ठीक है। तो मैं यहाँ तक तुम लोग को समझा पाया हूँ। मुझे ऐसा है कि तुम लोग समझ गए होंगे कि मीनिंग्स क्या होती है। अब जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये खाली खोखले में अंदर पैक है। यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मैं देख लूँ एक बार, मैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उतना ऊपर, मुझे लगता है उतना ऊपर नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इसके 2-3 फंक्शन होते हैं जो हम कल डिस्कस कर लेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। और ब्रेन के कुछ खास बातों को और जिक्र करेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आएगा। और ये जो मैंने तुम्हें बताया ना इस तरीके से, ये तुम्हें कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि जल्दी से बताता ही नहीं है सब चीज़ें। चैप्टर ही ऐसा ना कि टीचर सोचता है ना कि जितना मैं चैप्टर में कम इन्वॉल्व हूँ उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि चक्रव्यूह सुना है, चक्रव्यूह में फंस जाना। इसमें एक टर्मिनोलॉजी ऐसी कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। चक्रव्यूह में फंसे तो फिर फंसे रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम चक्रव्यूह में फंसे बाहर हो। कल एक बच्ची का मेरे पास फ़ोन आया था और वो बोल रही थी, देखो फिजिक्स की टॉपिक है, बायो की नहीं, कि सर वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर और जो होता है एमीटर, ठीक, ये क्या होते हैं। और तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि इसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तुम लोग ने भी ये पढ़ा होगा कि इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे टीचर लोगों ने इसे पढ़ाया ही होगा कि इसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इसका कारण दिया होगा कि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहता है। इस वजह से यहाँ पे तुम्हें बताया होगा कि करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। और तुम लोगों ने ये रट भी लिया, ठीक है। तो बार बार मेरे को बोल रही थी कि सर ज़रा बता दी। मैं बोले फिजिक्स के टॉपिक है, बायो में फिजिक्स कहाँ से बताऊँ। तो उसने बोला कि सर प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैं बोला चलो ठीक है, वीडियो जब बनाऊँ तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इसको ज़रा रटो मत, समझो ज़रा इस बात कि क्यों ऐसा करते हैं, समझे। बहुत जगह नहीं बताया जाता, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कहीं नहीं बताया जाता, बहुत जगह नहीं बताया जाता है। अच्छा टीचर बता भी देते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, समझो जरा, वोल्ट मीटर का जो काम होता है, इसका काम होता है वोल्टेज को मेजर करना, ठीक।
दूसरा, इसमें जो वायर लगाते हैं ना, जो वायर यूज करते हैं, वायर इसमें यूज करते हैं, वो हाईली रेसिस्टेंट होता है, हाईली रेसिस्टेंट होता है। मतलब इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होती है पता नहीं। ऐसा करते हैं कि एक आइडियल वोल्टमीटर की रेसिस्टिविटी इन्फिनिटी होती है। एक आइडियल वोल्टमीटर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है नहीं पता, इन्फिनिटी होती है इतना पता है। अब सुनो, मैं तुम्हें यहाँ दोनों फिगर बना के समझाता हूँ। मान लो कि ये एक कनेक्शन है, ये मैंने बैटरी जोड़ दिया, ठीक, ये तो मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा वोल्टेज है, ठीक। हम वोल्टमीटर को किस लिए यूज करते हैं? हम वोल्टमीटर को यूज करते हैं कि ये जो मेरा अप्लायंस है या ये जो मेरा सामान है, इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल जा रहा है, इसके चारों तरफ इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है। इसलिए अब तुम लोगों के सर आगे ही क्यों थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, उसको हम ऐसे ही बना देते हैं। बना दिया। अब सुनो, तुम लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ा जरूर होगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो जरा पढ़ लो कि जो करंट होता है ना, ये दो तरह का पाथ चुनता है, दो तरह का। पहला शॉर्ट पाथ चुनता है, शॉर्ट पाथ सबसे नज़दीक का पाथ चुनता है। दूसरा ऐसा पाथ चुनता है जो लो रेसिस्टिविटी, जो लो रेसिस्टिविटी, क्योंकि वो क्यों कोई चाहेगा कि तुम्हारे, अच्छा तुम चाहोगे क्या कि तुम्हारे रास्ते में भीड़ भाड़ मिले, अड़चन मिले? नहीं चाहोगे ना। वो लगा ऊपर वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कि जो करंट होता है वो दो तरह का पाथ चुनता है। पहला लो रेसिस्टिव पाथ और दूसरा शॉर्ट पाथ। तुम चाहोगे क्या कि तुम्हारे रास्ते में अड़चन मिले? नहीं ना। उस तरह करंट भी नहीं चाहता है कि इसके रास्ते में रेसिस्टेंस मिले। तो यहाँ देख क्या है, यहाँ जरा समझ लो, ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देना तो अपने आप समझेगा क्यों उसको पैरेलल ही बोलते हैं। यहाँ मान लो करंट निकलना शुरू किया, मान लो यहाँ से करंट निकलना शुरू किया, आई करंट निकलना शुरू किया। ये आई करंट इसमें तो चला गया, लेकिन ये आई करंट जैसे इसके पास जाएगा ना, देखिएगा इसकी रेसिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आगे फ्लो ही नहीं करेगा, यहाँ आ ही नहीं पाएगा। तो जब आएगा ही नहीं तो हमें पता चलेगा क्या कि सर्किट पूरा हो रहा है क्या? जरा देखो तो सर्किट पूरा हो रहा है। करंट जब फ्लो ही नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है? तो इस वजह से हम यहाँ पे वोल्टमीटर को नहीं लगाते हैं, क्योंकि सर्किट क्या हुई, ओपन हो गई, टूट गई सर्किट। यहाँ पे देखो, यहाँ करंट तुमने रिलीज किया, यहाँ पे तो ये यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया, यहीं पे रुक गया करंट। और वहीं अगर मैं तुमको इस वाले डायग्राम अगर मैं बना के दिखाऊँ, मैं तुमको इस वाले डायग्राम में अगर बना के दिखाऊँ तो यार हद है, मतलब मार्कर्स का। वहीं मैं तुम्हें अगर इस वाले डायग्राम में बना के दिखाऊं, ठीक। अब देखो ये मान लो आर रेजिस्टेंस है, ये करंट आई गया, यहाँ भी आई जाएगा, इसके पास बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हाई रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। कौन सा पाथ चुनेगा? यही पाथ चुनेगा, करंट फ्लो कर जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से गुजर गया। यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस गुजरा, करंट यहाँ से गुजर गया, तो सर्किट में पूरी हो गई। जब सर्किट पूरी हो गई तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, ठीक है। और यही केस होता है एमीटर के केस में। मान लो वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि अगर मान लो पैरेलल जोड़ दिए, ठीक है, मान लो पैरेलल जोड़ दिए, पैरेलल जोड़ दिए, यहाँ पे मान लो हमने मान लिया एमीटर, ठीक, हमने मान लिया एमीटर लगा दिया, ठीक है। इसकी करंट क्या होती है पता? इसकी रेसिस्टिव पता क्या होती है? इसकी रेसिस्टिविटी तो मिनिमम
सॉरी यार, मार्कर का दिक्कत है थोड़ा। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है ये मिनिमम होती है, मिनिमम रेसिस्टेंस होता है इसके पास मिनिमम रेसिस्टेंस होता है। अब देखो, मान लो मिनिमम रेसिस्टेंस है तो करंट मिनिमम वाला पाथ चुनेगा तो करंट इधर से जाएगा ही नहीं, इधर का रास्ता ही कैंसिल मार देगा, इधर का रास्ता ही कैंसिल मारेगा, बोलेगा ये वाला सही है, यहाँ तो रेसिस्टेंस को मिला, यहाँ मिनिमम है, एक काम करते हैं यहीं से जाते हैं तो करंट इधर से ट्रेवल करने लगेगा। हाँ, यहाँ पे तो करंट आया ही नहीं, जब यहाँ करंट आया ही नहीं तो अमीटर किसकी रीडिंग करेगा, अमीटर फिर अपनी रीडिंग करेगा। हम यूज कर रहे हैं कि इस रेसिस्टेंस पे कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्ट आ रहा है, लेकिन अब ये सारा करंट, मैक्सिमम करंट कहाँ चला गया, एमीटर के पास चला गया, इसके पास आया ही नहीं, या जो आया बहुत मिनिमम था। इस वजह से हम लोग एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और हम लोग वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हें समझ में आया होगा एक बार, इसलिए लाइक कर दो यार, ठोक दो ताली, ठीक है, और शेयर करो, करते रहा करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो। 2 ही 3 बच्चों का कमेंट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, बाकी बच्चे सो रहे हो क्या तुम लोग? अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बता दो, बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, समझ में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। नेगेटिव अच्छा पॉजिटिव जो कमेंट करना करो, लेकिन कम से कम कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू।